बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर 4 है सत्ता के नए केंद्र। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में और ब्रिक्स हो गया, इजराइल, चाइना, इन सभी के बारे में डीपली नॉलेज ले लिया है। और आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, एक जापान और एक दक्षिणी कोरिया। ये आपके न्यू एडेड टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप मैप में देखोगे तो जापान आपको यहाँ पे दिखाई देगा, साउथ कोरिया उसके बगल में। तो पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा जापान के बारे में। ठीक है। जापान का फ्लैग कुछ इस तरीके का होता है, आयताकार होता है और इसके सेंटर में एक सर्कल होता है जो कि रेड कलर से बोल्ड होता है एक तरीके। जापान के अगर हम जियोग्राफिकल बात करें तो जियोग्राफिकल तरीके से जापान जो है वो एक द्वीपीय श्रृंखला है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे द्वीप होते हैं, जिसमें मुख्यतः बड़े बड़े जो द्वीप है वो एक है होशु, क्योशु, शिकोकु और होक्काइडो, ये चार है। आपने अगर 11 की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो चैप्टर नंबर 11 में ये विशेषता दे रखी है। तो मैं आपको बहुत सारी नॉलेज लेने के बाद में ये समझा तो अच्छे से समझ। और ये भी पता है आपको कि जो जापान है वो एक भूकंपीय क्षेत्र है, सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र, जहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं। यहाँ की मुख्यतः जो आबादी है वो जापानी है, कुछ आयुन भी रहते हैं और बगल में कोरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोरियाई लोग भी हैं जो कि अल्पसंख्यक है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार वर्ल्ड लेवल पे ये इसका स्थान 63वां है। लेकिन एक द्वीपीय देश होने के बावजूद भी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके मामले में ये 11वें स्थान पे आता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में जापान जो है वो कहीं ही ज़्यादा एक्वायर करता है जगह, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और जैसे हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। और मुझे वैसे उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। वैसे ही वहाँ पे होते हैं राजा। तो जापान के राजा हैं वर्तमान में नारुहितो। हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे वहाँ पे भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो जापान है, शिंजो आबे। और जापान जो है वहाँ पे पशुपालन नहीं होता है, ये द्वीपीय है तो पशुपालन नहीं बल्कि छोटी-मोटी कृषि हो जाती है, क्योंकि पानी बहुत सारा होता है वहाँ पे। तो पानी होने की वजह से चावल, जो कि धान एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसकी खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। तो देखो भाई, जापान जो था इसकी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, या फिर उसके बाद भी हम कह सकते हैं। तो देखो हुआ कुछ यूँ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जानबूझकर जापान के 2 शहर, एक था हिरोशिमा और एक था नागासाकी, इस पे क्या किया, बम गिरा दिए 1945 में। आपको पता है वर्ल्ड वॉर कब तक चला था, 39 से 45 तक। ठीक है। तो जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, जिसकी वजह से जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ गई। जनमानस को बहुत सारी हानियाँ झेलनी पड़ी। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, जहाँ पर भी एक बार अगर परमाणु परीक्षण या फिर कह सकते हैं कि परमाणु हमला हो गया, तो आने वाली 10 से 20 पीढ़ियाँ उससे ग्रसित रहती हैं, क्योंकि परमाणु कभी भी खत्म, परमाणु जो अणु होते हैं छोटे-छोटे, वो कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूँ, भोपाल गैस त्रासदी जो कि भारत में हुई है, चेरनोबिल घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो कि परमाणु बम की परमाणु बम का जो प्रभाव है, वो आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उस पर भी दिखाई देता है। ठीक है? तो यही प्रभाव रहा था जापान पर जब अमेरिका के द्वारा बम छोड़े गए। पता है अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने कहा था हम इस द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, उसको अपना वर्चस्व स्थापित करना था अमेरिका को। चलो यहाँ पे याद करो कि चलो ठीक है, जापान पे परमाणु बम गिरा दिए, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, जनमानस को हानि पहुँची। इसके बाद क्या? तो जापान ने कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन, जापानी अर्थव्यवस्था में बड़ी एकाधिकार कंपनियों को पकड़कर खत्म करने की कोशिश की। यानी कि जापान ने क्या किया कि अपना विकास करने के लिए इसने कृषि में बहुत सारे सुधार करने शुरू कर दिए, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार होता है कृषि। इसने बहुत सारे जो व्यापारिक संगठन थे उनका पुनर्गठन किया और अपनी अर्थव्यवस्था में जो बड़ी-बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर रखा था, उन एकाधिकार कंपनियों को निकाल कर फेंकने का इन्होंने काम शुरू कर दिया। आगे इन्होंने क्या किया, अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियां जो थी, इसको इसने पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया, इनकी पार्टियों को बनाना, उनको मजबूत करना शुरू किया। और युद्ध के बाद सबसे पहले चुनाव इन्होंने 46 में किए। और सबसे बड़ी बात क्या रही,
महिलाओं को भी मतदान में शामिल किया गया। तो आप एक चीज देखो, ऐसा देश जहाँ पर परमाणु बम गिराए गए हों एक साथ दो दो, वहां पर अपने आप को स्टेबल रखना, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखना, फिर राजनीतिक तौर पे चुनाव करना, इवन उसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाना, बहुत बड़ी बात होती है। तो जापान का एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आगे समझो, हालांकि हम ये मान सकते हैं कि जापान के पास में प्राकृतिक संसाधन काफी कम है, लेकिन मतलब प्राकृतिक संसाधन कम है तो सिंपल सी बात है, वो अपने उद्योगों के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए क्या करेगा, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है, उसका आयात उसे करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संसाधन कम होने की वजह से वो आयात करता है। अर्थव्यवस्था के बारे में ये चीज आपको समझ में आई। अब क्या हुआ कि 1951 में जापान का अमेरिका से सुरक्षा गठबंधन, जापान ने क्या किया कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना ही है, तो एक काम करते हैं, हम अमेरिका से अपना गठबंधन बना लेते हैं। तो इसने अमेरिका से अपना गठबंधन बना लिया, सिक्योरिटी गठबंधन जिसे कहते हैं। जापान 1946 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट, OECD, इसका भी सदस्य बना। यानी कि जापान ने ये देखा कि अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें अमेरिका के फेवर में जाना चाहिए। तो उसने अमेरिका के साथ में सुरक्षा गठबंधन बनाया। इसने देखा हमें अपना आर्थिक सहयोग करना है, तो हम क्या करते हैं, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन जो है, जिसे हम OECD जिसे कह सकते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, इसका सदस्य बन गया। तो आर्थिक विकास इसने बहुत सारे तरीकों से अपना तेजी से करना शुरू कर दिया। इसी समय अंतराल में इसने क्या किया, अपना एक संविधान तो बना हुआ था, लेकिन संविधान जैसे भारत में था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया था, आधिकारिक तौर पे ऐसा वहां पे लागू नहीं था। तो इसने इसी दौरान संविधान को भी एक औपचारिक स्तर पर ही सही, लेकिन लागू कर दिया। फिर इसने क्या किया, अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। यानी अमेरिका ने जापान पर जब परमाणु हमले किए थे, तो उसके बाद उसने अमेरिका ने जापान की मदद की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए। कोरिया और वियतनाम का जब युद्ध हो रहा था, तो इससे भी जापान को काफी सहायता मिली अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। फिर क्या हुआ, 1964 में जापान के टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी थी उस समय की, टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन एक मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक बना। क्योंकि आप एक चीज देखो, ओलंपिक खेल क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे कुछ देशों के बीच में खेला जाता है, तो वो अगर किसी देश में हो रहा है, तो उसके लिए अरेंजमेंट्स, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करना, किसी छोटे मोटे देश की तो हाथ की बात है नहीं। तो बहुत सारी, मतलब बहुत यहाँ पे अ, आर्थिक स्थिति की, आर्थिक मजबूती की यहाँ पे जरूरत पड़ी होगी। तो 1964 के ओलंप टोक्यो में जो ओलंपिक युद्ध थे, जो उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था के प्रतीक बने। 1964 में ही जापान ने 200 मील प्रति घंटे चलने वाली बुलेट ट्रेन, इसका निर्माण बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया था, और बहुत जल्दी ये बनकर भी तैयार हो गई। तो टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल और बुलेट ट्रेन का निर्माण, और फिर इधर आगे जो यूएनओ है उसके बजट में 10% का योगदान ये देता है, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि अमेरिका के बाद में दूसरे स्थान पर आता है रक्षा बजट के संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की हम बात करें, यूएनओ के बजट की बात करें 10% देने में, तो वो है जापान, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर। एशिया के देशों में जो G7 है, ठीक है, G7, इसका सदस्य एशियाई देशों में से सिर्फ एक ही है, वो है जापान उस समय के अनुसार। और सैन्य व्यय यानी कि जो सैन्य बजट है, इसके लिहाज से अगर देखा जाए कि कितना खर्चा करता है जापान, तो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ऐसा माना जाता है। 2017 में अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें, तो थर्ड नंबर की जो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन सी थी, जापान की, ऐसा देखा गया था। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9, देखो जापान का संविधान है, हमने बताया भी आपको, तो उसका एक अनुच्छेद है 9, ये कहता है कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापानी लोगों ने हमेशा के लिए त्याग कर दिया। यानी कि जापान के अनुच्छेद 9 को हम कह सकते हैं उदारवाद। उदारवाद किस मामले में, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर उसके देश पर कोई हमला होता है, कोई विवाद होता है, कोई समस्या होती है, तो उसके बदले में जापान जो है वो कभी भी हमला नहीं करेगा,
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ बातचीत से अपना जो मसला है उसे सुलझाएगा। ये अनुच्छेद 9 कहता है जापान। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गई होगी। तो जापान की अर्थव्यवस्था जो थी वो कुछ इस तरीके से मजबूत होती चली गई। तो ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में हमने एक टॉपिक अपना जापान के बारे में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। गाइस, जापान के संबंध में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा साउथ कोरिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ कोरिया कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे, यानी कि दक्षिणी कोरिया का सामान्य परिचय लेते हैं तो कोरिया ये रहा, इसकी बगल में यहाँ पे जापान। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कोरिया है उसका साउथ कोरिया, उसका फ्लैग कुछ इस तरीके का होता है। पहले तो ये पूरा इस तरीके से आयत में व्हाइट रहेगा और इसके चारों कोनों पर 3-3 ये पट्टियां होती हैं ब्लैक कलर की। एक सर्कल होता है जिसमें एक रेड कलर से भरा जाता है, एक ब्लू कलर से भरा जाता है। ये उसके फ्लैग की विशेषता है। अब देखो, दक्षिणी कोरिया जो है इसकी राजधानी है सियोल। अब ये इसकी जो राजधानी है, ये बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? बहुत सारी विशेषताएं इसकी राजधानी की। सबसे पहली कि साउथ कोरिया का अगर सबसे बड़ा कोई शहर है तो वो है सियोल, सबसे बड़ा शहर। अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र की हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो वो है साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। अगर एक वैश्विक नगर की हम बात करें तो वो है राजधानी सियोल, इसकी दक्षिणी कोरिया। तो राजधानी सियोल दक्षिणी कोरिया के लिए भी महत्वपूर्ण है और वर्ल्ड लेवल पे भी महत्वपूर्ण है। आगे समझो, कोरिया जो है इसे एक शांत सुबह की भूमि के रूप में प्रसिद्धि वाला देश माना जाता है। पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है, इसलिए इसे शांत सुबह की भूमि कहा जाता है। जिसके पश्चिम की अगर बात कर लें, पश्चिम में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे चाइना है, ठीक है, और इसके पूरब में हम देखें तो यहाँ पे ये जापान है और नीचे यहाँ पे इधर जो है आ जाता है इसका उत्तरी कोरिया। यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है कोरियाई वोन, दक्षिणी कोरियाई वोन, ठीक है, जिसे हम कोरिया मुद्रा कहते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें, एक आईएनआर के बराबर वहाँ का 16 रुपया है वर्तमान में, ठीक है, 16 या 17 रुपये ऐसे मान सकते हो। ये मैंने अभी सर्च किया है, 25 जुलाई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 16.48 कोरिया मुद्रा, यानी कि 1 रुपया इज इक्वल टू 16.5 कोरियन कोरियन रुपए हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई राजधानी के बारे में, भूमि के बारे में। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसकी 2022 के अकॉर्डिंग इसकी जीडीपी है 1710 यूएसडी बिलियन, यानी कि 1710 बिलियन डॉलर इसकी क्या है, जीडीपी है वर्तमान की। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा कह लो, आधिकारिक लिपि कह लो, वो है कोरियाई, सिंपल सा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी वर्तमान में 10 मई में यहाँ पे हुए थे चुनाव राष्ट्रपति के। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे वो थे मतलब बने थे वो हैं, हाँ, यू सुंग योल, ठीक है, कोरिया के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं यू सुंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू, जो कि 21 मई 2022 को बने थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें दक्षिणी कोरिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मुझे नहीं लगता कि दक्षिण कोरिया का अगर सामान्य परिचय आपसे पूछा जाएगा तो आपको कोई डाउट होगा। कहाँ पे स्थित है? साउथ ईस्ट में स्थित है। राजधानी क्या है? सियोल है। क्या विशेषता है इसकी? सबसे बड़ा शहर है, महानगरीय क्षेत्र है और एक वैश्विक नगर है। इसे शांत सुबह की भूमि क्षेत्र कहते हैं। इसके हम वेस्ट में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीन है, इसके नॉर्थ में यहाँ पे उत्तरी कोरिया है, इसके ईस्ट में यहाँ पे जापान है, नीचे पूरा सागर है। मुद्रा क्या है? मुद्रा कोरियाई मुद्रा है। जीडीपी कितनी है? तो जीडीपी में आप अंदाजा लगा रहे हैं 1700-1800 डॉलर बिलियन डॉलर से। इसकी भाषा क्या है? तो कोरियाई भाषा है। हाँ, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति हैं योशिकोल और प्रधानमंत्री हैं हान डक सू। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं, अब पढ़ते हैं दक्षिणी कोरिया की अर्थव्यवस्था। तो देखो भाई, कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिणी कोरिया, जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 38वें समानांतर के साथ विभाजित किया। यानी कि कोरिया जो था पहले, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया ये एक ही मिले हुए थे, जिसे कोरिया प्रायद्वीप कहा जाता है, कोरियाई प्रायद्वीप। फिर हुआ कुछ यूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया, यानी कि 1945 के आसपास का कुछ समय रहा होगा, तो इस दौरान ये जो भाग था कोरियाई प्रायद्वीप, ये दो भागों में बट गया। एक तो वो जो दक्षिणी कोरिया जिसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया था,
और दूसरा वो उत्तरी कोरिया जिसमें डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया था। ये दोनों आपस में बट गए। जब ये बट गए तो 1950 और 53 के दौरान कोरिया युद्ध और शीत युद्ध ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। आपको पता है शीत युद्ध जब था तो शीत युद्ध को और ज्यादा बढ़ाने में कोरिया युद्ध का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो दोनों पक्षों के बीच में 1950 से लेकर 53 के बीच में कोरिया युद्ध रहा था, जिससे क्या हुआ शीत युद्ध बढ़ता चला गया। इनके बीच का जो तनाव था, जो संघर्ष था, वो भी बढ़ता चला गया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जो कोरिया था वो कैसे टूटा इसके बारे में। टूट गया, तनाव संघर्ष बढ़ने लगा। आगे क्या हुआ, दोनों कोरिया जो थे यानी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ये दोनों मिलकर 17 सितंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। और जब ये सदस्य बन गए तब जाके इनके बीच के आपस का जो शीत युद्ध का एक तरीका था, मतलब शीत युद्ध जो था वो खत्म हुआ। प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्ष वो थोड़ा कहीं ना कहीं जाके कम होने लगा। आगे क्या हुआ, धर्म की अगर हम बात करें दक्षिणी कोरिया में, तो 2015 के अनुसार लगभग 56 से 57% लोग जो है यहाँ के सनातनी हैं, यानी कि वो किसी धर्म को नहीं मानते। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि किस धर्म को ज्यादा माना जाता है, तो यहाँ पे जो है वो लगभग 27% ईसाई लोग रहते हैं और तकरीबन 16% कोरियाई बौद्ध रहते हैं और तकरीबन 1% बाकी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई धर्म के बारे में अकॉर्डिंग टू 2015। आगे यहाँ पे समझो, यहाँ के जातीय समूह की बात करें 2019 के अनुसार, तो तकरीबन 95% है कोरियाई और बाकी हैं गैर कोरियाई। तो कोरिया के बारे में धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कैसे, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब ये दो भागों में टूटा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। 1950 से 53 के बीच में दोनों में तनाव संघर्ष बना और शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। 17 सितंबर 1991 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। तनाव संघर्ष शीत युद्ध खत्म होने लगा। धर्म की बात कर लेते हैं तो ज्यादातर लोग यहाँ पे धर्म को नहीं मानते हैं, और फिर मानते हैं तो ईसाई आ जाता है, फिर कोरियाई बौद्ध धर्म आ जाता है, फिर बाकी है। जातीय समूह की बात करें तो 95% कोरियाई हैं, बाकी अन्य। आगे समझो यहाँ पे कोरिया की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दक्षिणी कोरिया जो था वो एशियाई महाद्वीप में एक सत्ता के केंद्र के रूप में उभरना चाहता था, और वो उभरा भी। कैसे, 1960 से 1980 के दशक के बीच आर्थिक विकास, जो कि हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। तो बेसिकली अगर जब भी आप दक्षिणी कोरिया की बात करें, तो दक्षिणी कोरिया का जो विकास है वो 1960 से 1980 के दशक के बीच हुआ था, जिसे हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। क्या होता है इसका मतलब, तो दक्षिणी कोरिया सर्वांगीण विकास करते हुए 1960 में ओसीसीडी का सदस्य बन गया। उसके बाद यानी कि हान नदी का चमत्कार हो गया, फिर दक्षिण कोरिया सर्वांगीण विकास यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था के साथ में जनता का विकास करते हुए 1996 में ओईसीडी ये भी हमने देखा था, ये आर्थिक विकास संगठन है, इसका सदस्य बन गया था। इसका संगठन जो जिसका सदस्य जापान भी बना। मानव विकास रिपोर्ट HDI 2016 के अनुसार इसकी रैंक है 18, यानी कि अगर हम ह्यूमन जो मानवाधिकार है इसकी अगर हम बात करें मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, तो HDI के अकॉर्डिंग इसकी रैंक आती है वर्ल्ड लेवल पे 18 नंबर पे, जिसके प्रो कारकों में है सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि, अन्य कारक निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, सार्वजनिकीकरण अवसंरचना, प्रभावी संस्थाएं और शासन। यानी कि HDI जो है वो ये कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार रैंक इसका 18 दिया है। क्यों दिया है, कौन कौन से कारक हैं, तो ये इसलिए दिया है भाई कि कोरिया जो है यहाँ पर सफल भूमि सुधार है, यानी कि भूमि सुधार सही से चलते हैं। ग्रामीण विकास जो है वो काफी सही चल रहा है। व्यापक मानव संसाधन विकास जो है, यानी कि व्यापक तौर पे मानव जो लोग हैं उनको संसाधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि इसमें शामिल है, यानी कि तीव्र तरीके से न्याय संगत न्याय यहाँ पे होता है। अन्य कारक जिसमें से निर्यात करना, उन्मुखीकरण, मजबूत ऐसी नीतियां जो पुनर्वितरण की होती हैं, और सार्वजनिक अवसंरचना का विकास, प्रभावी संस्थाएं, शासन प्रक्रिया, ये सभी दक्षिणी कोरिया की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत बनाते हैं अकॉर्डिंग टू HDI। 2017 के अनुसार दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये रही है। अगर देखा जाए 2017 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तो दक्षिणी कोरिया 11वें नंबर पे रही है, और सैन्य खर्चे में का 10वां स्थान है, यानी कि सैन्य खर्चे में अगर बात करें
तो दक्षिणी कोरिया अपने बजट के अनुसार के देखें तो जितना देश करते हैं उसमें से वर्ल्ड लेवल पे ये 10वें स्थान पे आता है। अगला समझते हैं, दक्षिण कोरियाई ब्रांड जैसे कि सैमसंग, एलजी, हुंडई खास करके भारत में काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया के ब्रांड जैसे कि सैमसंग के फोन्स, रेफ्रिजरेटर, एलसीडी, ऐसे ही एलजी, हुंडई की बाइक्स, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रीज में फेमस हो रही हैं और मोस्टली ये चीज हम इंडिया में देखते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध सुधारने के लिए कई समझौते, यानी कि भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ में अपने संबंधों को और ज्यादा सुधारते हुए कई समझौते किए हैं। ये अर्थव्यवस्था का सीन आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो दक्षिणी कोरिया के बारे में इतनी ही नॉलेज आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थी, जो कि मैंने आपको आपको अच्छे से समझा दी है, दक्षिणी कोरिया की अर्थव्यवस्था वगैरह इन सभी के। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा जो वीडियो था ये यहाँ पे हो जाता है। अब जापान के बारे में, दक्षिण कोरिया के बारे में, इवन क्लास 12 से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यस सर हमको वीडियो अच्छी लगी है और हमें सारी चीज़ समझ में आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।